हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से एक और एडवांस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम रेशियो एनालिसिस का। विद टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डू अ एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग रेशियो और वी कैन से दैट रेशियो एनालिसिस। तो इस न्यूमेरिकल को करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके फॉर्मूलेस की अंडरस्टैंडिंग अब आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं और आगे भी चल के हम ऑन रिक्वेस्ट मोड पे एंड विद टाइम टू टाइम एडवांस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आप जितना मैक्सिमम नॉलेज यहाँ से अर्न कर सकते हैं उसे आप यहाँ से गेन करें। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये न्यूमेरिकल और देखते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, redraft them for the purpose of analysis and calculate the following ratios: gross profit ratio, overall profitability ratio, current ratio, liquidity ratio, stock turnover ratio and debt equity ratio. So before moving ahead, क्वेश्चन की डिमांड देख लेते हैं। क्वेश्चन की डिमांड जो है, हमें ये बोला है कि रीड्राफ्ट करना है हमें बैलेंस शीट एंड पीएनएल को, और साथ ही साथ ये डिफरेंट रेशियोज को कंप्यूट करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड्राफ्ट। तो अभी रीड्राफ्ट अगर आपकी मेन क्वेश्चन की डिमांड नहीं होती तो हम उसे वर्किंग नोट में बनाते, बट रीड्राफ्ट आपकी मेन क्वेश्चन की डिमांड है तो ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा। यानी अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो रीड्राफ्टिंग पे आपके मार्क्स मिलेंगे, आपको अच्छे खासे मार्क्स अलॉट होंगे। ठीक है, सो ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर डिमांड है तो वो मेन सॉल्यूशन का पार्ट बनेगा, और अगर डिमांड नहीं है तो वो वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। क्लियर? सो चलिए फर्दर देखते हैं डाटा क्या गिवन है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो आई एम नॉट गोइंग रीड इंडिविजुअल आइटम, ये कुछ आइटम्स हैं जिसे हम सॉल्यूशन के दौरान में देखते चलेंगे। ओपनिंग स्टॉक्स गिवन है, परचेज गिवन है, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। Then we have a sales and closing stock and profit on sale of shares. फिर उसके बाद हमें गिवन है बैलेंस शीट, जिसमें इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व, डिबेंचर, क्रेडिटर एंड बिल पेबल गिवन है। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सन्ड्री डेटर्स एंड बैंक बैलेंस गिवन है। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारी रीड्राफ्टिंग से। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या मुझे शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, हम यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो कंप्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें शेड्यूल 3 फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू वांट तो आप बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 पार्ट 1 यानी बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप बना सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस, बट क्वेश्चन की ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है तो अभी हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अभी इस सेशन में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीड्राफ्टिंग से। ठीक है, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट वी विल प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। सो यस, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ जर्नल फॉर्मेट फॉर दिस। हम एक जर्नल फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, अभी 2 कॉलम क्यों बने हैं आपको ब्रीफली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? सेल्स चाहिए हमें। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है ये सबसे चैलेंजिंग हो जाता है कई बार। सो जब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हो ना, आपको वो रिदम पकड़ में आ जाती है तो आधा क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करते चले जाते हो, बिकॉज आप क्या करते हो, गो विद द फ्लो हो जाते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है ये हमें चेक करना होगा। क्वेश्चन में क्या फैक्ट्स गिवन है और क्या डिमांड है क्वेश्चन की। ठीक है, डोंट वरी, इट्स अ आर्ट। ठीक है, इसको कहीं से रट नहीं सकते, कहीं पे मेमोराइज नहीं कर सकते हो, ये प्रैक्टिस से आएगी। इसीलिए मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल करा रही हूँ कि ये आर्ट आपके अंदर आ जाए inherently. Sales है 10 lakh, so we will taking the sales 10 lakh outer column में, and then उसके बाद हमें cost of goods sold compute करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया, तो इसका भी मैं आंसर दूंगी। हम कैलकुलेट करने वाले डिफरेंट रेशियोज। अब उसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें, प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, है ना। इसलिए हम ये जनरल फॉर्मेट लेंगे। ठीक है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, बट दिस शोज अ गुड प्रेजेंटेशन और अकाउंटिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट को हमारी पूरा करेगा ये। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए ओपनिंग स्टॉक
ऑफ रॉ मटेरियल, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, प्लीज़ आप इसे अवॉइड करेंगे। ऐड करेंगे इसमें हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो डाटा देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 50,000, आप देख सकते हैं, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 3 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000। 50,000, 3 लाख एंड 150। सो 50,000, 3 लाख एंड 1,50,000। ये सेकेंड कॉलम क्यों बना अब आपको आई बिलीव क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। सो 3,50,000 में 150 रिड्यूस हो जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 2 लाख, ठीक है। अब हमें देखने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कोई डाटा गिवन है, डायरेक्ट नेचर की जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। सो देख लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में डायरेक्ट वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, दैट इज 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। सो डायरेक्ट वेजेस 2 लाख, manufacturing expenses 1 lakh respectively. Total will be our 5 lakh. Clear है। अब हमें वर्क इन प्रोग्रेस की कोई भी डेटा नहीं गिवन है, हमें डायरेक्ट गिवन है फिनिश गुड्स, तो हम फिनिश गुड्स की डेटा को यूज करेंगे अब, ठीक है। कैसे जा रहे हैं आपको ये क्लियर होना चाहिए, आप याद नहीं कर सकते क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं आता है ना। स्टिल आ गया, यू आर वेरी लकी विद दैट, ठीक है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप अवॉइड करेंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपका 1 लाख गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, तो इट्स एक तरीके से न्यूट्रल अमाउंट गिवन है। इसका हम टोटल कर लेते हैं। आई होप आपको कॉस्ट शीट यहाँ पे याद आने लगी हो, तो यहाँ तक तो आप कह सकते हैं हाँ एक तरीके से सॉरी कॉस्ट शीट ही फॉलो हो रही है, ठीक है। सो ये हमारा एडजस्ट हो गया, टोटल इज नेट इज 5 लाख। अब ये एडजस्ट सेल्स में से 5 लाख ही हमारा रिड्यूस होगा तो नेट आपको 5 लाख बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है आपको। अगर आप 2 कॉलम नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3 4 और फिर जिस नंबर से जिसको माइनस करें आप वैसे भी अपनी वर्किंग फॉर्म में अपने इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एज वॉट एवर सूट्स यू। अब हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेंगे ताकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें क्या गिवन है क्विकली देख लेते हैं एक बार। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमें गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 50,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 50,000 रिस्पेक्टिवली। सो क्विकली हम यूज करेंगे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, राइट, 50,000, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन expense that is 50,000. This will be your 1 lakh, ठीक है। This will be your 1 lakh, तो हमारा नेट क्या बच रहा है 4 लाख रुपीज़। क्या चीज़ ऐड हो रही है या लेस हो रही है उसे याद नहीं करिएगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हमने कई चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप रेफरेंस बुक से इसे अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन बिना समझे आप इसे याद नहीं करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं और ये डेफिनेट कंफ्यूज करती हैं कि हमें ऐड करना है या लेस, ठीक है। सो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी जो हमारे ऑपरेशंस रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं होते, यानी प्लांट में जो हमें सेल किया और उसमें लॉस हो गया, सो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इज 25,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं है, वो आपका पीवीआईटी और आईटी से एडजस्ट होगा, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हो कि क्यों हम ले रहे हैं।
लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, और क्यों हमने इसमें रिड्यूस करना है 25,000। ठीक है, सो कितना बच रहा है 3,75,000। कोई भी आइटम क्यों प्लस हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है, और उसके बाद ही वो आइटम क्यों लिया जा रहा है, सेटिस्फाइड हो जाइएगा। PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपको पूरा लिखना है। अगेन मैं बोलूँगी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमें गिवन था, सो इंटरेस्ट इज 10,000 हमें गिवन है क्वेश्चन में। सो 10,000 सॉरी 10,000 ये हमारा हो जाएगा 3,65,000। क्लियर है, सो 3,65,000 इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आपको अवॉइड करना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसके बाद हमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला है उसमें हम क्या करेंगे, हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड बैक कर देंगे। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐड क्यों किया, इनकम है भाई इसीलिए। ठीक है, क्योंकि हमें जेन्युइन प्रॉफिट चाहिए। सो दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर इज 50,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, ठीक है, सो दैट विल बी 4,15,000। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आपको क्या क्वेश्चन करना है खुद से, हम क्यों इस सीक्वेंस में जा रहे हैं, कोई आइटम क्यों ऐड हो रहा है या क्यों लेस हो रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बन गया है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे हमारी रिवाइज्ड। ठीक है, सो आई एम नॉट फॉलोइंग शेड्यूल 3 अगेन। ठीक है, अगर आपके मन में डाउट हो, सो आई एम जस्ट जनरली प्रिपेयरिंग लाइक पोजीशन स्टेटमेंट, क्योंकि हमें शेयर होल्डर की नेटवर्थ चाहिए होगी, हमें टोटल करंट एसेट अलग से चाहिए, हमें फिर टोटल एसेट्स अलग से चाहिए होगा, करंट लाइबिलिटीज भी हमें चाहिए होगा। सो आई एम जस्ट मेकिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, दिस इज अ कैच पॉइंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सो करंट एसेट्स हम देख लेते हैं क्या क्या आइटम है। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी हम अपनी दे देंगे तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, उसकी मदद के से हम फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पाएंगे, फिर नेटवर्थ निकाल पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। ठीक है, सो हमारे पास सन्ड्री डेटर्स हैं करंट एसेट्स में एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, हमें यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट को समझना है। ठीक है, सो डेटर्स, आई एम जस्ट राइटिंग द डेटर्स, यू कैन राइट अ सन्ड्री डेटर्स 1 lakh and bank 50,000. So this will be 1,50,000. This is your liquid asset. स्टॉक एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट एसेट। सो ऐड, हमारे पास दो स्टॉक गिवन है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ finished goods. Again, I am using shortcut, please avoid that. So 1,50,000 and 1 lakh respectively. 1,50,000 and 1 lakh. ठीक है, दिस विल बी योर 4 लाख। ठीक है, टोटल करंट एसेट्स। तो आप देख रहे हैं ये आपकी अकाउंटिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट को पूरा, तो ये जो क्वेश्चन की डिमांड है वो अकाउंटिंग रेशियो स्पेसिफिक है, शेड्यूल 3 स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, टोटल करंट एसेट्स, हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ गए। अब हम करंट लाइबिलिटीज में देख लें हमारे पास क्या क्या गिवन है।
सो लाइबिलिटीज में हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 1 लाख, बिल पेबल है 50,000. 1 सेकेंड प्लीज. इसीलिए क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही आप देख करके बोलो अरे ये तो बहुत इजी है. व्हेन यू गेट इनटू द सॉल्यूशन थिंग्स गेट चेंज. तो इट्स बेटर टू बी पेशेंट, है ना. क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से समझना टिल द एंड पॉइंट, बिकॉज यू नेवर नो कौन से पॉइंट पे ट्विस्ट आ जाए और वो आपकी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम में एग्जामिनेशन की एक प्रॉब्लम बन जाए. ठीक है, सो हैव टू बी वेरी कॉन्शियस. सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड देन बिल्स पेबल. ठीक है, सो सन्ड्री क्रेडिटर हमारा था 1 लाख and this 50,000 respectively. That will be 1,50,000. This is your total current liability. Total current liabilities. So अब हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. वर्किंग कैपिटल. अब इसमें चाहो तो आप इसको नंबरिंग दे दो ऐसे A B एंड देन लिख दो भी A माइनस B, है ना. दैट विल बी कम्प्लीटली योर चॉइस. सो इट विल बी योर 2,50,000 वर्किंग कैपिटल. अब इसमें हम फिक्स्ड एसेट्स कर लें तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा हमारा एट फिक्स्ड एसेट्स. सो नेट ले लेंगे हम. 1 सेकेंड. फिक्स्ड एसेट्स हमारा गिवन कितना है 2,50,000. 2,50,000. Then 5 lakh will be your capital employed. ठीक है, 5 लाख विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड. अब हमारे पास शेयर कैपिटल है, रिजर्व है और डिबेंचर्स हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने क्यों रिक्वेस्ट करी कि आपको फॉर्मूलेज अंडरस्टूड होने चाहिए. रीजन बिंग इस क्वेश्चन में आपका माइंडसेट उसी तरीके से बैलेंस शीट और पीएनएल को बनाने में फ्लो करेगा. अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चीज़ मैंने क्यों करी है. ठीक है, सो अब कैपिटल एम्प्लॉयड से अगर आपने डिबेंचर्स को रिड्यूस किया तो आपकी शेयर होल्डर की नेटवर्थ आएगी. राइट, अगर आपने डिबेंचर्स को हटा दिया यहाँ पे सो आपकी शेयर होल्डर की नेटवर्थ आ जानी है यहाँ पे. ठीक है, तो शेयर डिबेंचर्स कितने थे हमारे 2 लाख. राइट, 2 लाख. तो शेयर होल्डर की नेटवर्थ कितनी हो गई आपकी 3 लाख. शेयर होल्डर्स नेटवर्थ ये आप तभी कर पाते जब आपको ये पता होता कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, उसको किस किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, और डिबेंचर हटाने से हमें शेयर होल्डर की नेटवर्थ है. अगर अब इसमें से हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हटा दिया, ठीक है, प्लीज अवॉइड दी लाइक रशिंग फॉर दी सॉल्यूशन. ठीक है, माय ऑब्जेक्टिव इज कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर हो और कैसे फ्लो करना है आपको ये चीज़ें क्लियर हो. सो प्रेफरेंस शेयर में वी हैव 1 लाख रुपीज़. ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर. अगर फॉर्मूला रट के आए हो तो मे बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, अदरवाइज चीज़ें बहुत ईजी हैं. इक्विटी शेयर होल्डर की नेटवर्थ. क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि भाई आप ऐसे बैलेंस शीट बनाओ तब ये रेशियो का कंप्यूट कर सको. ठीक है, सो इक्विटी शेयर होल्डर की नेटवर्थ अब कितनी आ गई 2 लाख. 2 लाख में अगर हम देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड आपका रिजर्व्स लिख लेते हैं एक बार. सो इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है, रिजर्व्स आपका 1 लाख है. सो एक तरीके से आपकी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है. क्लियर है मैंने क्यों उसका आपको डिस्क्लोजर दिया. आई होप इट्स ओके. सो
अकाउंटिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट, फाइनल अकाउंट्स, आपका जो अकाउंटिंग अकाउंट्स में है उसकी रिक्वायरमेंट, हर जगह पे चीज़ें चेंज हो जाती है, यू कैन नॉट मिक्सड अप द थिंग्स। सो यहाँ पे हमें अकाउंटिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट देखनी है। अगर ये आप कॉस्ट कर रहे होते तो वहाँ पे कॉस्ट शीट बनती है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फाइनल अकाउंट्स इन केस ऑफ अकाउंटेंसी, दैट्स फॉलो द शेड्यूल 3। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट actually what we are doing, what is the demand of the question and what its requirement, ठीक है। So it doesn't know कि you have to follow the rule of thumb and it is very important you should understand those things, ठीक है। ये mistakes बहुत ही common होती है, try to avoid this। तो अब हम ratios compute कर सकते हैं क्योंकि हमारा रीड्राफ्ट हो चुका है। क्वेश्चन ने क्या बोला था, रीड्राफ्ट फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस और दीज फॉलोइंग रेशियोज, वी रीड्राफ्टेड for the purpose of analysis, not as per the meeting the requirement of Companies Act 2013. Okay, so let's begin with the gross profit ratio, ठीक है, and then we have a overall profitability ratio. So first gross profit ratio, अब आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, you can just take out the figure from the solution and put it into the formulas and just the job done. Let's see gross profit and sales. सेल्स तो हमारा 10 लाख था, आपने ऑलरेडी देख लिया था, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 5 लाख था, ये भी आपने कंप्यूट किया हुआ है। सो 5 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको। दिस विल बी ऑन 50%, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वाज द सेकंड डिमांड, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। सो आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी यानी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय कैपिटल। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द फॉर्मूला हियर, जिसको हमने ऑलरेडी थ्योरेटिकल सेशन में काफ़ी डिटेल में किया है, ठीक है। सो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंप्यूट किया था और कैपिटल एम्प्लॉयड भी। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज 4 लाख, ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख। तो अब आपको समझ में आया हमने ऐसी बैलेंस शीट क्यों बनाई थी, क्योंकि इसकी डिमांड थी रीड्राफ्ट की फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस, ठीक है। So 4 lakh was an operating profit and 5 lakh is a capital employed, ठीक है। This will be your 80%। देखना कितना easy है if you prepare a like proper format, sorry। So next will be, next ratio is current ratio, then we have a liquidity ratio। So third one is the current ratio। So again we need a current asset and current liabilities, current assets by current liabilities, ठीक है। So what we have in a current assets, okay, one second please, current asset is a 4 lakh and current liability is a 1,50,000। So 4 lakh divided by 1,50,000। I hope यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। So 4 lakh divided by 1,50,000 that is 2.67। आप चाहे तो इसे 3 डिजिट तक भी शो कर सकते हैं, that will be completely your choice। Then liquidity ratio, so for liquidity ratio we have liquid assets। अब यहाँ पे डाउट आता है लिक्विड लाइबिलिटी लें या करंट लाइबिलिटी लें, लेकिन यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट का कोई डाटा नहीं गिवन है, सो वी हैव टू यूज द वर्ड करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अगेन इट्स ऑल डिपेंड क्वेश्चन में आपकी क्या फिगर्स गिवन है, क्या डाटा गिवन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यूज करना है। सो लिक्विड एसेट इज 1,50,000 एंड करंट लाइबिलिटी भी 1,50,000 था, ठीक है, दैट इज 1। सो ये हमारा हो गया लिक्विडिटी रेशियो। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट कौन से रेशियो डिमांडेड है, स्टॉक टर्नओवर एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। सो फिफ्थ वन इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सो स्टॉक टर्नओवर यानी हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और एवरेज स्टॉक चाहिए हमारा, एवरेज स्टॉक। किस पे लेते हैं,
कॉस्ट पे लेते हैं, ये हमेशा एक एक्स्ट्रा रिकॉल कराना चाहूँगी, कॉस्ट पे लेते हैं हमारा। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा गिवन है क्वेश्चन में, हमने मतलब कंप्यूट किया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 1 second please, it is cost of goods sold is, we have already computed in this case, बिकॉज हमें फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का, दोनों का सेपरेटली हमें कंप्यूट करना पड़ेगा हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। सो 5 लाख, तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हमारा एवरेज स्टॉक कंप्यूट कर लें। एवरेज स्टॉक क्या होता है आपका, ओपनिंग स्टॉक, आई एम राइटिंग शॉर्टकट, आपको अवॉइड करना है क्लोजिंग स्टॉक बाई 2, ये होता है ना ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। तो देख लेते हैं। सो इन केस ऑफ फिनिश गुड्स अगर हम देख लें, 1 लाख इज द ओपनिंग, 1 लाख इज द क्लोजिंग, राइट। सो फिनिश गुड्स के केस में 1 लाख इज द ओपनिंग, 1 लाख इज द क्लोजिंग, एंड फिनिश गुड्स के केस में हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है, 5 लाख। फिनिश गुड्स एडजस्ट करने के बाद 5 लाख है ना। So, अगर हम सेपरेटली कर रहे हैं तो आई एम जस्ट राइटिंग फिनिश गुड्स, सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। सो 5 लाख आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यहाँ पे सेटिस्फाइड होना। 1 लाख आपका ओपनिंग फिनिश गुड्स, 1 लाख क्लोजिंग फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1 लाख। सो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स। यहीं पे अगर हम रॉ मटेरियल का ले लें तो एक बार क्विकली देख लेते हैं रॉ मटेरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या गिवन है हमें। रॉ मटेरियल का 50,000 ओपनिंग एंड 1,50,000 क्लोजिंग, ठीक है। और रॉ मटेरियल के केस में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका कितना आया है, 2 लाख रुपीज़। आप देख सकते हैं उसके बाद हमने डायरेक्ट वेजेस और ये सब ऐड किया, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख प्लस हमारा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 50,000 प्लस 1,50,000 by 2, that is 2 lakh by 2 by 1 lakh, that is your 2 times, ठीक है। कितना हो गया, 2 टाइम्स। अगर अब यही चीज़ें हमने कंबाइन करनी, एवरेज स्टॉक यानी 1 लाख इसका आपने ऐड किया फिनिश गुड्स का, तो अगर हमने कंबाइन कर ली तो कंबाइन कैसे कंप्यूट करेंगे, कंबाइन यानी फिनिश गुड्स प्लस रॉ मटेरियल दोनों का, ठीक है। सो फिनिश गुड्स और जो है आपका इसका दोनों का कंबाइन कर लिया तो आपका कितना आता है, हमें इसे कंप्यूट करना पड़ेगा। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स आपका फिनिश गुड्स वाला आएगा 5 लाख, है ना। और एवरेज स्टॉक आप कैसे निकालोगे, अगेन आपका ऑल टोटल 1 लाख आपका फिनिश गुड्स का, 50,000 1 लाख, फिर अगेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज 2 लाख एंड 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 लाख। क्लियर हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे प्रेजेंटेबल कर दे रही हूँ, ठीक है। दोनों का ओपनिंग स्टॉक और दोनों का क्लोजिंग स्टॉक आप ऐड करेंगे, प्लस 1 लाख प्लस 150, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2। सो ये आपका आ जाएगा 2 लाख 5 बाई 2, दैट इज 2.5 टाइम्स। ये आपका कंबाइन आ गया, ये आपका सॉरी ये आपका आ गया फिनिश गुड्स का, ये आ गया आपका स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल का। अब सोचेंगे तीनों दिखाना है, यस, ऑन द सेफर साइड यू हैव टू शो, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ एंड द लास्ट वन वाज हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। सो डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी हमारी जो एक्सटर्नल इक्विटी है,
एक्सटर्नल इक्विटी और हमारा इक्विटी का पोर्शन यानी शेयर होल्डर्स का। सो एक्सटर्नल इक्विटी देख लेते हैं कितनी गिवन है। सो डिबेंचर्स इज योर 2 लाख, ठीक है। क्रेडिटर एंड बिल पेबल 1 lakh and 50,000 respectively, तो 2 lakh plus 1 lakh 3 lakh plus 50,000 3 lakh 50,000। और इक्विटी आपका कितना गिवन है, इक्विटी पोर्शन हो जाएगा शेयर होल्डर्स का नेटवर्थ दैट इज 3 lakh, तो 3 lakh 50,000 बाई 3 lakh कैसे आया, क्लियर है। 3 lakh 50,000 मैं अभी बाइफिकेट कर दूंगी, नॉट टू वरी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला आपको फॉर्मूला क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। 1.167, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ये आपका हो गया डिबेंचर्स प्लस सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, क्लियर है। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको कुछ तो वैल्यू एडिशन मिलेगा, हर एक न्यूमेरिकल, इट्स माय प्रॉमिस आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये डायलेमा लेके आते कि मैम शेड्यूल 3 क्यों नहीं बनाया, आपने ये फॉर्मेट क्यों ना है। हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देख के करना है, या लिक्विड एसेट्स में हमने क्यों नहीं करंट एसेट्स लिया, या करंट लाइबिलिटी क्यों ले लिया हमने, लिक्विड लाइबिलिटी क्यों नहीं ली। These are the various things that come up into your mind which can be solved by practice. That's why I'm saying it is an art. So जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और इन वीडियो सेशन के साथ जो स्टूडेंट्स का अब तक रिव्यू मिलता आ रहा है मुझे कि वो अपनी स्पीड टेस्ट भी करते हैं। सो इट्स अ गुड आइडिया, इवन आई गॉट फ्रॉम देम दिस आइडिया कि आप अपनी स्पीड टेस्ट कर सकते हो। जब आप एक लंबा गैप लेने के बाद अपने आप को खुद टेस्ट कर सकते हो। आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया एंड देन यू ट्राइंग टू टेस्ट योर नॉलेज एंड रीचेक। एक स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स, कुछ स्टूडेंट ने ये किया कि वो स्पीड अपना टेस्ट तो लेते ही हैं और अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि भाई उनका न्यूमेरिकल कम समय में हो जाए। तो वो क्या करते हैं, वीडियो को स्पीड में कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मुझसे पहले इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लें। सो यू कैन डू एनी थिंग। एडवांटेज आपको कैसे निकालना है ये आपको चूज करना है। आई एम गिविंग यू द बेस्ट आई कैन, बट उससे बेस्ट आपको कैसे निकालना है, यू हैव टू डू इट, ठीक है। सो आई होप आज के सेशन में आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिला हो। आई एम डेफिनेटली हेल्प यू टू गिव अ रोड मैप। स्टिल अगर आपके कोई क्वेरी है, डाउट्स हैं, आप पूछ सकते हैं। और भी हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं टाइम टू टाइम, इन सब का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।